Hello everyone, welcome to our Vision Institute. Namaste and welcome to our YouTube channel. आप सबका स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट में और मैं हूँ पल्लवी दास और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड एंड गाइड। मैं आप सबको गाइड करती हूँ एवरी डे विद टॉप 10 वोकेबलरी वर्ड्स जो कि बेस्ड होता है द हिंदू एडिटोरियल्स के ऊपर। ओके, सो लाइक एवरी डे आई एम अगेन हियर, मैं फिर से आ गई हूँ टॉप 10 वोकेबलरीज को लेकर, जो कि आज के वोकेबलरीज भी द हिंदू एडिटोरियल्स से ही एक्सट्रैक्टेड होंगे और एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव से जो जो वोकेबलरी वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स द हिंदू एडिटोरियल से टॉप 10 वर्ड्स, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर दिन अगर आप 10 नए वर्ड्स भी सीख जाओगे दैट विल बी इनफ। ओके, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो हमारा एम यही है कि हर रोज़ टॉप 10 वोकेबलरी वर्ड्स लाए ताकि आपको याद करने में, याद रखने में आसानी हो, राइट। सो लाइक एवरीडे हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग हमारा सेशन एक मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ आवर मोटिवेशनल लाइन फॉर टुडे। या, सो दिस इज़ आवर मोटिवेशनल लाइन। व्हाट इज़ दिस? लेट्स रीड इट आउट। सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट्स राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। तो सक्सेस का रास्ता जो होता है ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, ये इजी होता है। डू व्हाट इज़ राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। तो आप बस ये करो जो सही है वही करो, सही समय पर करो और सही तरीके से करो, राइट। तो बस इतना आप कर लोगे तो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सक्सेस का रास्ता दोस्तों इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सक्सेस का रास्ता इजी होता है। बस आप वही करो जो सही है, जो आपको सही लगता है। गलत काम ना करें, सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। अगर आप इतने से चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। जस्ट फॉलो दिस, दैट डू द राइट थिंग, डोंट सपोर्ट एनीथिंग रॉन्ग, do the right thing at the right time in a correct procedure, right? So you have to get success, you will have to get success, right? Let us start our session। तो इसके साथ हमारा सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड येस, आई फॉरगॉट टू विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो वेरी गुड मॉर्निंग विश करना मैं भूल गई थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, आप सबका तबीयत ठीक है। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन आप सबका तबीयत ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप थोड़ा कम्पिटिटिव मूड पे आ जाइए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस अभी धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहे हैं। टेंटेटिव डेट्स भी आ रहे हैं, बल्कि मिल चुका है हम लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम्स का डेट्स। तो हम लोगों को धीरे धीरे अब प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। कुछ एग्ज़ाम्स तो हो भी चुका है, जैसे किसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम तो हो गया है, रिसेंटली यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, राइट। तो अभी धीरे धीरे एग्ज़ाम्स बहुत से जगह पे ही कंडक्ट किया जाएगा। सो लेट अस बी रेडी फॉर दैट, राइट। सो विद दिस मोटिवेशन, सुबह सुबह इस मोटिवेशन के साथ हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वोकैब फॉर टुडे। For today our first vocab is sedition. Okay, sedition हमारा आज का first vocab है। तो sedition का meaning देखेंगे। What is the meaning of sedition? First of all, sedition जो है ये एक noun है। Sedition it's a parts of speech. What is the parts of speech of sedition? It's noun. Okay, sedition is a noun जिसका meaning हिंदी में होता है राजद्रोह। ओके, राजद्रोह। इन इंग्लिश यू कैन से कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल। ओके, सो कोई कंडक्ट या फिर कोई स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और मोनार्क, मतलब लोगों को उकसा देना कि स्टेट के अगेंस्ट फाइट करो या मोनार्क के अगेंस्ट, मतलब मोनार्क मतलब जो राजा है उनके अगेंस्ट फाइट करो। ओके, ऐसा कुछ प्रोवोक करना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। ऑलराइट, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, एजिटेशन, ये सारे
सेडिशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं सबमिशन, अपीजमेंट, डिवोशन, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। In some nations, the government censors television networks in order to prevent sedition. Okay? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, लेट्स सी। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इन सम नेशंस मतलब कुछ ऐसे नेशंस है, कुछ ऐसे देश है जहाँ पे गवर्नमेंट टेलीविज़न नेटवर्क को भी सेंसर करता है। ओके, जहाँ के गवर्नमेंट टेलीविज़न नेटवर्क को भी सेंसर करता है। क्यों? सेडिशन से बचाने के लिए। सेडिशन मतलब ऐसा कुछ मतलब अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं पावर में हूँ, ओके, आई एम द पावरफुल पार्टी, आई एम द रूलिंग पार्टी, अगर मेरे अगेंस्ट कोई चैनल ऐसा कुछ दिखाता है मेरे अगेंस्ट, तो मैं उसको सेंसर कर दूंगी, राइट? उसको और परमिशन नहीं दूंगी कि आपका नेटवर्क को मैंने सेंसर कर दिया है, आप ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं मेरे देश में आके, मैं पावरफुल हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो कुछ गवर्नमेंट्स ऐसे होते हैं जो टेलीविज़न नेटवर्क्स को भी सेंसर कर देते हैं सेडिशन से बचाने के लिए। राइट, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? लेट्स सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्टेल। कार्टेल जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है उत्पादक संघ। ओके, उत्पादक संघ, इन इंग्लिश यू कैन से एन एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स with the purpose of maintaining prices at a high level and restricting competition। तो प्राइस जो है ये कार्टेल मतलब ये एक एसोसिएशन है, बेसिकली एक ग्रुप है मैन्युफैक्चरर्स का या फिर सप्लायर्स का, जिन लोगों का पर्पस है कि हम लोग प्राइस जो है हाई रखेंगे एंड रिस्ट्रिक्ट करेंगे कंपटीशन से हम लोग बचेंगे। ओके, प्राइस हाई रखेंगे तो हमारे कंपिटिटिव्स बहुत कम हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है कंसोर्टियम, अलायंस, यूनियन, कॉन्फेडरेशन। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसयूनियन, सेपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हो सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स। How to use it in a sentence? The price of corn is high due to the newly created cartel। तो कॉर्न का प्राइस जो है वो हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि नया एक कार्टेल बना है, नया एक एसोसिएशन बना है मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स का, तो इसीलिए कॉर्न का प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। So what is our next vocab? So we don't have vocab, we have our first idiom। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला idiom आज का क्या है। हमारा आज का पहला idiom जो है वो food idiom है। So we have our food idiom, first idiom for today, it is a food idiom। What is it? Let's see, from soup to nuts। From soup to nuts। So what is the meaning of from soup to nuts? From soup to nuts का meaning होता है everything, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरू से लेकर ख़त्म तक सब कुछ, एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम सूप टू नट्स। ओके, नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? अमेजोन स्टार्टेड आउट एज अ बुक सेलर। तो अमेजोन ने स्टार्ट किया था एक बुक सेलर बन के उन्होंने स्टार्ट किया था। अमेजोन जो कंपनी है, जो अभी एक ऐप है, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था, वो लोग पहले बुक सेल करते थे। तो सो द फर्स्ट थिंग दैट दे स्टार्टेड एज अ बुक सेलर, बट नाउ दे ऑफर एवरीथिंग फ्रॉम सूप टू नट्स। लेकिन अभी वो सब कुछ ऑफर करते हैं, मतलब शुरू से लेकर ख़त्म तक या फिर सब कुछ A to Z वो लोग सप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रॉम सूप टू नट्स। ऑलराइट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? लेट्स सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी क्या होता है? एक्सटर्नलिटी एक नाउन है। एक्सटर्नलिटी को हिंदी में कहा जाता है बाह्यता या फिर द क्वालिटी ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग आउटसाइड और डायरेक्टेड टूवर्ड और रिलेटिंग टू द आउटसाइड और एक्सटीरियर, राइट? तो ऐसा कोई क्वालिटी या फिर ऐसा कोई स्टेट ऑफ बीइंग आउटसाइड, बाहर रहने का ऐसा कोई स्टेट, रिलेटिंग टू द आउटसाइड और एक्सटीरियर, ऐसा कोई रिलेशन जिसके साथ बाहर का रिलेशनशिप हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। ऑलराइट, सो इट्स अ नाउन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एरिया, एक्सपेंस, एक्सटीरियर, फैकेड या फिर फेस। ऑलराइट,
एंटोनिम्स हो सकते हैं कोर, इंटीरियर, मिडल, सेंटर, इनसाइड, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. हाउ टू यूज एक्सटर्नलिटी इन अ सेंटेंस. एंड एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ फॉलन, तो मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर चुका है, मतलब नीचे आ चुका है. सो हैव एसोसिएटेड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो उसके साथ जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ एसोसिएटेड होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ एसोसिएटेड होते हैं वो भी फॉल हो गए, वो भी गिर गए, लीडिंग टू रिडक्शन इन एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन. तो रिडक्शन कहाँ पे हुआ, हवा, पानी, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन में रिडक्शन होने के वजह से यहाँ पे जो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया, उसके साथ साथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी गिर गए. उसके वजह से क्या हुआ, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे भी रिड्यूस हो गए. राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी. Let's see what is our next vocab. Our next word is beleaguer. Beleaguer. B-E-L-E-A-G-U-E-R. That is called beleaguer. Beleaguer जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है घेराबंदी. Alright. In English you can say lay siege to. Okay. So lay siege to basically seize कर लेना या फिर घेर लेना किसी बिल्डिंग को या फिर किसी चीज़ को. That is called besiege या फिर seize. Okay. Lay siege to. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं besiege, beset, pester, badger, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स हो सकते हैं aid, amend, alleviate, encourage, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. How to use it in a sentence? If we do not spray our house with insect repellent, अगर हमारे हाउस को हमारे घर को हम इंसेक्ट रेपेलेंट, मतलब जो हमें इंसेक्ट से बचाता है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स के स्प्रे से स्प्रे नहीं करेंगे, मॉस्किटोज विल बिलीगर अस ऑल समर, तो पूरा जो समर सीजन होगा या पूरा जो गर्मी का महीना होगा वहाँ पे मॉस्किटोज मतलब मच्छर हम लोगों को बिलीगर करेंगे, मतलब हमारे आस पास घूमते रहेंगे, हमें सीज कर लेंगे. ओके, मतलब हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और हमें परेशान कर देंगे. दैट इज कॉल्ड बिलीगर. All right, what is our next vocab? Let's see. Our next vocab is aspersion. A-S-P-E-R-S-I-O-N. It's aspersion. All right. एस्पर्शन जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कलंक. ऑलराइट, कलंक. इन इंग्लिश यू कैन से एन अटैक ऑन द रेप्यूटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी के रेप्यूटेशन में अटैक करना या फिर किसी के रेप्यूटेशन में या फिर इंटीग्रिटी में अटैक करना, ऐसा कोई बात बोलना कि उसका रेप्यूटेशन खराब हो जाए. दैट इज कॉल्ड एस्पर्शन. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डेनिग्रेशन या फिर डिफामेशन. एंटोनिम्स हो सकते हैं एडुलेशन या फिर कमेंडेशन. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? बिकॉज आई नो जेनी इज़ अ काइंड पर्सन, क्योंकि मुझे पता है जेनी एक काइंड पर्सन है, मतलब जेनी बहुत अच्छी लड़की है. आई कैन नॉट बिलीव द नेगेटिव एस्पर्शन अबाउट हर, तो मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ जेनी के अगेंस्ट कुछ ऐसे कलंक लगाए गए हैं, ऐसे कुछ भाषा बोले गए हैं जो कि उसके रेप्यूटेशन के लिए बहुत ख़राब है. तो ऐसे कुछ लैंग्वेज, ये भाषा या ये बात मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जेनी बहुत अच्छी लड़की है. दैट इज़ कॉल्ड एस्पर्शन. राइट, let us see what is our next word. Our next word is incandescent. Okay, I-N-C-A-N-D-E-S-C-E-N-T. That is incandescent. Incandescent is an adjective जिसका meaning हिंदी में होता है उज्ज्वल. Okay, now in English you can say extremely bright. तो बहुत ऐसा कोई चीज़ जो बहुत
चकमक कर रहा हो, राइट, बहुत ब्राइट कोई लाइट, बहुत ब्राइट कुछ भी, दैट इज कॉल्ड इनकैंडिसेंट। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ब्राइट, इल्यूमिनेटिंग। एंटोनिम्स हो सकते हैं ग्लूमी, मर्की, ये सारे ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं। नाउ हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? बिफोर वी पुट द इनकैंडिसेंट लाइट्स इन द फ्रंट यार्ड मतलब सामने की जो गार्डन के जैसा एक एरिया है घर के सामने, तो वहाँ पे हम लोग अगर इनकैंडिसेंट लाइट जब तक हम लोगों ने नहीं लगाया था, वी कुड बेयरली सी एनीथिंग एट नाइट, मतलब हम लोग रात को लगभग कुछ देख ही नहीं पाते थे जब तक कि नहीं हम लोगों ने इनकैंडिसेंट लाइट्स लगाया फ्रंट यार्ड में, मतलब बहुत ब्राइट लाइट लगाया फ्रंट यार्ड में। ऑलराइट, सो what is our next idiomatic expression? Let's see हमारा second idiom आज का क्या है। हमारा आज का second idiom, तो ये भी एक food idiom है जिसका क्या है food idiom? in a pickle, मतलब अचार के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन अ पिकल का मीनिंग क्या होता है? इन अ पिकल का मीनिंग होता है इन नीड ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, तो मतलब एक डिफ़िकल्ट टाइम में आई नीड हेल्प, राइट, दैट मीन्स आई एम इन अ पिकल, मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, दैट मीन्स आई एम इन अ पिकल। आई एम रियली इन अ पिकल मतलब मैं सच में मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ और मुझे हेल्प चाहिए। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड सेव्ड, तो मैंने जितना मनी सेव किया था मैंने सब स्पेंड कर दिया। एंड आई हैव नो वे टू पे नेक्स्ट सेमेस्टर्स ट्यूशन बिल, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का जो ट्यूशन बिल है वो पे करने का पैसा मेरे पास अभी और बचा नहीं है, राइट, तो मैंने सब कुछ स्पेंड कर दिया, दैट इज़ वाई आई एम इन अ पिकल, दैट मीन्स आई नीड हेल्प, right? What is our next vocab? Let's see our next word. Our next word is accretive. ACCRETIVE, accretive. Accretive एक adjective है जिसका meaning हिंदी में होता है संचयी, okay? In English you can say produced by or growing by a series of additions of identical or similar things. सो दैट इज़ कॉल्ड संचयी, मतलब जो पैसा रख सकता है, राइट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्यूमुलेटिव, राइट, एडिक्टिव, ओके। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिग्रेसिव, डिक्रीमेंटल, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? नन ऑफ दीज ऑफर्स ऑन द टेबल आर एक्रेटिव टू अर्निंग्स, तो यहाँ पे जितने ऑफर्स है टेबल में, नन ऑफ दीज आर एक्रेटिव टू अर्निंग्स, मतलब नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी अर्निंग्स के जैसे संचयी ऑफर्स मुझे नहीं लग रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्रेटिव। ऑलराइट, व्हाट इज नेक्स्ट? आवर नेक्स्ट वर्ड इज echelon, ओके, ECHELON, echelon। echelon जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है श्रेणीबद्ध करना या फिर सोपानिक, ओके, सोपानक, राइट, तो श्रेणीबद्ध करना ये समझ में आता है, राइट, दिस इज अ सिंपल थिंग, श्रेणीबद्ध करना। इन इंग्लिश यू कैन से अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन और अ सोसाइटी, मतलब कोई भी प्रोफेशन में या सोसाइटी में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई लेवल के साथ लोगों को मतलब पहचाना जाता है, या फिर रैंक जैसे। तो पुलिस इंस्पेक्टर आप देखोगे तो उनका भी रैंक होता है, अगर आप प्रोफेशन में देखोगे उनका भी रैंक होता है, तो डिपेंड ऑन द रैंक, प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन द रैंक, राइट। तो किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, मतलब जैसे कि एक डॉक्टर को और एक डॉक्टर जिस लेवल में है, तो एक लाइक अ वेजिटेबल वेंडर मतलब जो वेजिटेबल सेल करता है रास्ते में, उसका और उसका लेवल तो सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ इकेलॉन, ओके, लेवल एंड स्टैंडर्ड। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं स्टेटस, रैंक, ग्रेड, स्ट्रेटम। एंटोनिम्स हो सकते हैं स्लोप, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसेटल, ये सारे हो सकते हैं एंटोनिम्स। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? ओनली मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज हाईएस्ट echelon कैन अफोर्ड टू ओन एयरप्लेन्स, तो सिर्फ सोसाइटी के जो हाईएस्ट echelon है, मतलब सोसाइटी के जो हाईएस्ट
लेवल पे जो लोग हैं बस वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं एयरप्लेन खरीदना. ऑलराइट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? लेट्स सी, आवर नेक्स्ट वर्ड इज हर्ल. HURL, हर्ल. हर्ल एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है वेग से फेंकना. ओके, थ्रो और इम्पेल समथिंग और समवन विथ ग्रेट फोर्स. तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर किसी को या किसी चीज़ को फेंकना, दैट इज कॉल्ड हर्ल. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्लिंग, कास्ट, प्रोजेक्ट, प्रोपेल, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं डॉडल, डैली, एम्पल, प्लॉड, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. Now, how to use it in a sentence? When Sarah teased her little brother, he took the book in his hand and decided to hurl it at her, breaking her nose. जब सारा उसके छोटे भाई को टीज कर रही थी, उसके भाई ने क्या डिसाइड किया? उसने उसके भाई ने अपने हाथ में एक बुक लिया और सोचा कि उसको हर्ल्ड करेगा, मतलब उसके ऊपर फेंकेगा वो बुक. एंड इट हर्ल इट एट हर, ब्रेकिंग हर नोज. तो उसको लगा ऐसे कि मैं बुक फेंक के उसका नाक तोड़ दूँ. राइट, तो सारा उसके भाई को टीज कर रही थी, इसके वजह से उसके भाई ने ऐसा सोचा. What is next? Let's see. So this is our last vocab for today. What is it? Let's see. The last word is locus standi. Locus standi. All right. Locus standi is a noun. Locus standi एक noun है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है हस्तक्षेप का अधिकार. हस्तक्षेप का अधिकार. In English, you can say the right or capacity to bring an action or to appear in a court. मतलब कोर्ट में अपियर करने का एक राइट होता है. किसी भी इंसान का कोर्ट में अपियर करने का राइट होता है. या फिर कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, मतलब मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती हूँ, ये मेरा कैपेसिटी है, ये मेरा राइट है. दैट इज कॉल्ड लोकस स्टैंडी. ओके, सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके ब्रिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट टू लिटिगेशन. लिटिगेशन मतलब केस फाइल करना. तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं ये तुम्हारे अगेंस्ट, मैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती हूँ अगर उसने मुझे कोई हार्म पहुँचाया हो. राइट, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं बून, गुड फॉर्चून, सॉल्यूशन, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. How to use it in a sentence? The result is that you have no locus standi as a resident in this house. तो ये एक रिजल्ट है कि आपके पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं है एज अ रेसिडेंट इन दिस हाउस. इस घर पे रहने का, इस घर पे रेसिडेंट के हिसाब से रहने का, मतलब इस घर के रेसिडेंट के हिसाब से रहने का आपके पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, मतलब आपके पास कोई राइट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है. राइट, सो दिस इज लोकस स्टैंडी. Let us see, this is our last idiom for today. What is it? Let's see. This is again a food idiom. तो क्या है ये? Let's see. Low hanging fruit. लो हैंगिंग फ्रूट मतलब ऐसा कोई फल तो जो बहुत नीचे झूल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लो हैंगिंग फ्रूट. लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट. राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट? इजी पार्ट्स ऑफ अ टास्क, सॉल्यूशंस इजी टू ऑब्टेन. तो किसी भी टास्क या फिर किसी भी काम का इजी पार्ट, मतलब ये पार्ट बहुत इजी था, दैट इज कॉल्ड अ लो हैंगिंग फ्रूट. या फिर सॉल्यूशंस इजी टू ऑब्टेन, मतलब जिसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, मतलब आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा. दैट इज अ इजी क्वेश्चन. राइट, दैट इज एन इजी क्वेश्चन, तो उसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट. Right, so let's see how to use it in a sentence. It is easy to solve those puzzles. They are low hanging fruit. तो ये puzzles को solve करना बहुत easy था या फिर बहुत easy है. ये है low hanging fruit, मतलब ये बहुत ही easy task है. But the Sunday puzzle is much more difficult. लेकिन Sunday में जो puzzle आता है वो बहुत difficult होता है. Right, so that is low hanging fruit. So guys, this was all about today's vocabulary session. I hope you like the session. अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें हमारे चैनल में, हमारे वीडियोस में कमेंट कीजिए. आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे
हाउ टू अपडेट आवर सेल्फ, हमें ये पता चलता है, राइट। एंड येस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द recent updates. So thank you guys, see you next day, take care, bye bye.